पाठ 6 समास क्या था, जिसमें हमने समास की परिभाषा और समास के 3 भेद कर लिए हैं। आगे आज हम करेंगे द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्री समास। तो करते हैं हम द्वंद्व समास में क्या होता है बेटा, जिस समास पद में दोनों पद प्रधानों और विग्रह करने पर और अथवा या योजक लगते हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। कि द्वंद्व समास क्या होता है बेटा, जिसके अंदर दोनों ही पद प्रधान होते हैं और जब हम इसका विग्रह करते हैं तो या तो और या फिर अथवा या लग जाता है। जैसे माता पिता, माता और पिता, पाप पुण्य, पाप या पुण्य, उतार चढ़ाव, उतार या चढ़ाव, दाल रोटी, दाल और रोटी, भला बुरा, भला या बुरा, सुख दुख, सुख और दुख। फिर है द्विगु समास। तो जिस समास पद में पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो वहाँ और समस्त पद समूह का अर्थ देता है वहाँ द्विगु समास होता है। तो द्विगु समास में क्या होगा बेटा, कि जिस समास पद में पहला पद होता है आपका संख्यावाचक विशेषण हो तथा जब हम इसका विग्रह करते हैं तो ये समूह का अर्थ जब हम समस्त पद बनाते हैं तो ये समूह का अर्थ देता है। जैसे तिरंगा, 3 रंगों का समूह, पंचवटी, 5 वट या वृक्षों का समूह, त्रिफला, 3 फलों का समाहार, चौराहा, 4 राहों का समूह, नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, त्रिवेणी, 3 वेणियों का समाहार। फिर है बहुब्री समास। जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान न हो तथा समस्त पद किसी अन्य अर्थ का वाचक हो। तो बहुब्री समास में क्या होगा बेटा, बहुब्री समास में कोई सा भी पद प्रधान नहीं होता, यानी ना तो पूर्व पद प्रधान हो ना ही उत्तर पद, बल्कि किसी अन्य ही अर्थ का बोध होता है, वहां पर बहुब्री समास होता है। उदाहरण है जैसे नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका अर्थात शिव जी। तो यहाँ पर ना तो पहला पद और ना ही दूसरा पद, दोनों ही प्रधान न होकर किसकी ओर संकेत किया है, शिव जी की ओर। इसी प्रकार से पीताम्बर, पीले हैं अंबर जिसके अर्थात श्री कृष्ण, दशानन, 10 आनन है जिसकी अर्थात रावण, चक्रधर, चक्र को धारण कर रखा है जिसने अर्थात विष्णु, लंबोदर, लंबा उदर है जिसका गणेश जी, चतुर्मुख, 4 मुख है जिसकी अर्थात ब्रह्मा, चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी विष्णु, गजानन, गज का मुंह है जिसका गणेश, चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके शिव जी, गिरिधर, गिरि को धारण करने वाले श्री कृष्ण। अब है आपके कर्मधारी और बहुब्री में अंतर। कुछ समासिक शब्द ऐसे होते हैं जो कर्मधारी और बहुब्री समास दोनों के उदाहरण हो सकते हैं, इसके अंतर को समझना आवश्यक है। कर्मधारी समास के दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है, जबकि बहुब्री समास में किसी अन्य की ओर संकेत होता है और विग्रह करने से ही हम इस अंतर को स्पष्ट कर सकते हैं या समझ सकते हैं। जैसे कमल नयन, यहाँ पर कमल उपमान है और नयन उपमेय है, तो कमल के समान नयन, इसलिए यहाँ पर कर्मधारी समास आ गया। और पीताम्बर में पीले अंबर है जिसकी अर्थात श्री कृष्ण की ओर संकेत किया, इसलिए यहाँ पर बहुब्री समास आया है। द्विगु और बहुब्री में अंतर कि कई बार किसी शब्द में इन दोनों की भ्रम की स्थिति हो जाती है। जैसे दशानन, इसमें पहला शब्द पद क्या हो गया, संख्यावाची होने के कारण द्विगु समास होने का भ्रम उत्पन्न करता है, पर किसी अन्य पद की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए बहुब्री समास का उदाहरण हो सकता है। द्विगु समास में पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य का काम करता है, जबकि बहुब्री में सारा पद ही विशेषण का काम करता है। अब है आगे हमारे इसके प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर में पहला प्रश्न, समास किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। समस्त पद तथा समास विग्रह से क्या समझते हैं। तो पहला प्रश्न, समास से आप क्या समझते हो, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो परस्पर संबंध रखने वाले 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। उदाहरण है राजा का पुत्र, राजपुत्र। दूसरा प्रश्न, समस्त पद और समास विग्रह से क्या समझते हैं, कि समास से बने पद को समासिक पद कहते हैं या समस्त पद कहते हैं, और समस्त पद के अंगों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहते हैं। कि समास से बने पद को समासिक पद कहते हैं और समस्त पद के अंगों को अलग अलग करने की प्रक्रिया को समास विग्रह कहा जाता है। प्रश्न है कि समास के कुल कितने भेद हैं, प्रत्येक के 2-2 उदाहरण। कर्मधारी और बहुब्री में अंतर, संधि और समास के में क्या अंतर है, उदाहरण देकर बताइए। पहले हम ये प्रश्न करते हैं। 5वां, संधि और समास में क्या अंतर है, कि संधि में वर्णों का मेल होता है जबकि समास में शब्दों का मेल होता है। संधि विच्छेद होता है, जबकि समास में क्या होता है, विग्रह होता है, समस्त पद का विग्रह होता है। बहुब्री और कर्मधारी में अंतर, कि बहुब्री समास में किसी तीसरे पद की ओर संकेत होता है और कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का मेल होता है। उदाहरण के लिए लंबोदर, लंबा उदर,
कर्मधारय और लंबोदर, लंबा है उधर जिसका श्री गणेश। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, समास के कितने भेद है? प्रत्येक के दो दो उदाहरण लिखने हैं आपको। तो समास के 6 भेद हैं। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। इसमें आप उदाहरण दो दो लिख लेना, जैसे मैंने यहाँ लिख रखे हैं। विग्रह भी कर रखा है, आप दो दो उदाहरण लिख लोगे, जैसे आजीवन, आमरण, राजपुत्र, घुड़सवार, चौराहा, चौमासा, रात दिन, माता पिता, नीलकमल, नील गगन, नीलकंठ, लंबोदर। तो इस तरह से आगे बेटा कि निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कीजिए और समास का नाम बताइए। आजन्म, आजन्म का विग्रह होगा जन्म से लेकर। और समास कौन सा होगा बेटा इसके अंदर? अव्ययी भाव समास। कौन सा समास होगा? अव्ययी भाव समास। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, कौन सा समास हुआ इसके अंदर? कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। राष्ट्रपति, राष्ट्र का पति, तत्पुरुष समास। पुस्तकालय, पुस्तक के लिए आलय, तत्पुरुष समास। वन में वास, तत्पुरुष समास। घुड़सवार, घोड़े पर सवार, तत्पुरुष समास। क्योंकि बेटा सभी में क्या हो रही है? कारक की विभक्ति आ रही है। अगला है चतुर्भुज, 4 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात कौन हो गया? विष्णु। तो यहाँ पर कौन आ गया आपका? बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समूह, 3 भुजाओं का समूह क्या हो गया? द्विगु समास, यानी पहला पद संख्यावाची आ रहा है। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, द्विगु समास। आगे है निम्नलिखित विग्रह से समस्त पद बना के नाम लिखना है। नीला है कंठ, जिसका अर्थात क्या बनेगा? समस्त पद नीलकंठ। और कौन सा समास आएगा इसमें आपका? बहुव्रीहि समास। पाप पुण्य, पाप और पुण्य का क्या हो जाएगा? पाप पुण्य। कौन सा समास आएगा इसमें आपका? द्वंद्व समास। यज्ञ के लिए शाला, यज्ञशाला, कौन सा समास आएगा बेटा? तत्पुरुष समास। जेब के लिए खर्च, जेब खर्च, तत्पुरुष समास। राजा का पुत्र, राजपुत्र, तत्पुरुष समास। 9 रत्नों का समूह, नवरत्न, कौन सा समास आएगा बेटा इसमें? द्विगु समास। आगे है नीचे दिए गए रेखांकित शब्द समूह को समस्त पद में बदलकर वाक्य पुनः लिखना है। आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो रेखांकित शब्द है इसका आपको समस्त पद बनाना है और दोबारा से पूरे वाक्यों को लिखना है। जैसे वह रात ही रात में अमीर हो गया, रात ही रात में का क्या हो जाएगा? रातों रात। ठीक है, आपको ये दोबारा से लिखना है कि वह रातों रात अमीर हो गया। राजा का महल क्या हो गया? राजमहल। आपको ये पूरा वाक्य दोबारा से लिखना है। राम लक्ष्मण और सीता ने 14 वर्ष वन में वास, तो क्या आ जाएगा इसमें? वनवास। यह किताब हाथ ही हाथ में बिक गई, हाथ ही हाथ में क्या हो जाएगा? हाथों हाथ। पेट भर कर, भर पेट, कि सुबह ही भरपेट खाना खा लिया, बाद में नहीं मिलेगा। आगे सेनापति में कौन सा समास है? सेनापति में कौन सा समास आएगा बेटा? सेना का पति। कौन सा समास आ गया? तत्पुरुष समास। कृष्ण अर्जुन में कौन सा समास आएगा? कृष्ण और अर्जुन, द्वंद्व समास। पंचरत्न में कौन सा समास आएगा बेटा? द्विगु समास। आगे है निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित पद का विग्रह करके वाक्य दोबारा लिखना है। कि जैसे हमने ऊपर पदों का समस्त पद बनाया था, यहाँ पर आपको विग्रह करना है। तो पंचरत्न का क्या हो गया बेटा? 5 रत्नों का समूह। सरकार, आयात निर्यात में क्या हो जाएगा? आयात और निर्यात। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। आजन्म, जन्म से लेकर। चतुर्भुज, 4 भुजाओं का समूह, 4 भुजाएं हैं जिसकी विष्णु। ठीक है बेटा, तो ये आप अपने आप करोगे। आगे है 2-2 उदाहरण दीजिए। द्विगु समास के 2 उदाहरण आपको लिखने हैं, द्वंद्व के, कर्मधारय, तत्पुरुष, अव्ययी भाव और बहुव्रीहि समास के। इन सभी के 2-2 उदाहरण आपको यहाँ पर लिखने हैं। लिख सकते हैं आप अच्छे से, तो ये आप लिखोगे। ये मैं आपको करवा देती हूँ। पंचरत्न 5
रत्नों का समूह, इसमें और आ जाएगा आयात और निर्यात। घुड़सवार में घोड़े पर सवार, आजन्म, जन्म से लेकर, चतुर्भुज, चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात विष्णु। ठीक है बेटा, तो ये एक्सरसाइज आपको सारी बुक में फिल करनी है और प्रश्न उत्तर नोटबुक में नोट करने हैं। थैंक यू। Sanju ma'am, your maths teacher. So let's start our today's maths class. In the previous class, we discussed about exercise 6.3 and how to divide the polynomials. ठीक है, और उसमें आगे जो क्वेश्चंस थे उनमें है हमारे पास कि दिस वन इज अ फैक्टर ऑफ दिस वन। ठीक है, तो फैक्टर कैसे निकालते, जैसे अगर हमें निकालना है वहां पे 16 एज अ फैक्टर ऑफ 2196, तो कैसे निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो सिंपली वहां पे भी आपको डिवाइड करना है। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, इन द नेक्स्ट एक्सरसाइज दीज आर द आइडेंटिटीज दैट विल बी यूज्ड इन दिस एक्सरसाइज। सो फर्स्ट वन इज x प्लस वाई का होल स्क्वायर, मतलब हमारे पास दो नंबर्स है उनका होल स्क्वायर है। ठीक है, उसकी आइडेंटिटी होती है हमारे पास x का स्क्वायर y का स्क्वायर प्लस और ट्वाइस ऑफ एक्स वाई। नेक्स्ट में x और माइनस हो उनके बीच में और उनका होल स्क्वायर हो, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर, फिर प्लस अगेन y स्क्वायर और माइनस, सिर्फ डिफरेंस क्या आ गया, माइनस 2xy। नेक्स्ट में x का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर, यहाँ इंडिविजुअल का स्क्वायर है, यहाँ देखो इंडिविजुअल का स्क्वायर और माइनस में यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या होता है x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या था, होल का स्क्वायर था और ये क्या है हमारे पास इंडिविजुअल का स्क्वायर। तो अगर इसमें कंफ्यूज नहीं होना क्योंकि यहाँ अलग अलग से उनका स्क्वायर और यहाँ पे क्या है होल का स्क्वायर। नेक्स्ट है अगर हमारे पास ये जो है y जो हम यहाँ पे कॉमन लेते हैं, कॉमन ना हो, मतलब x प्लस ए और x प्लस बी हो, तो वहां क्या हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस a प्लस बी ऑफ x, मतलब ये और इन दोनों का प्लस और उनके साथ मल्टीप्लीकेशन में x एंड प्लस ऑफ ए बी, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, सो क्वेश्चन हमारे पास फर्स्ट वन, जिसमें यूजिंग आइडेंटिटीज फाइंड द प्रोडक्ट, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, आइडेंटिटी यूज करके फाइंड प्रोडक्ट करना है। यहाँ देखो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम 2/5 और 7/10 नहीं है सेम, तो क्या लगेगा हमारे पास लास्ट वन, लेकिन यहाँ पे माइनस नहीं था, तो हम अकॉर्डिंगली करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट नंबर का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट में अब हमारे पास a प्लस बी, तो a है यहाँ पे 2/7, प्लस और माइनस से माइनस हो जाएगा 7/10 ऑफ x। ठीक है, प्लस मल्टीप्लीकेशन किसकी है, सॉरी यहाँ y, x की जगह क्या हो जाएगा, x की जगह क्या है यहाँ पे y स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ क्या लगेगा y का स्क्वायर। नेक्स्ट अब हमारे पास 2/5 और उसका मल्टीप्लीकेशन किसके साथ है, माइनस 7/10 के साथ। यही है a मल्टीप्लाई विद b, यहाँ पे हम इसको बोल सकते हैं ये पूरा हमारे पास x है, ये हमारे पास a है, ये पूरा x है और ये क्या है हमारे पास b। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3/7, इसका होल स्क्वायर है, तो मतलब क्या हो जाएगा 3/7 को 2 टाइम्स लिखेंगे, क्या हो जाएगा 9/49, और y स्क्वायर का स्क्वायर मतलब y की पावर 4। देखो y स्क्वायर को भी हम 2 बार लिखेंगे और उसमें क्या हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या हो जाएगा y की पावर 4। नेक्स्ट अब आते हैं, नेक्स्ट में अब हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम क्या हो जाएगा यहाँ पे 10, 5 डिवाइड करेंगे इससे 2 होगा, 2 to the 4 -7 और इसके साथ क्या है y स्क्वायर। इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे, कुछ कैंसिल आउट नहीं हो रहा, तो माइनस की वैल्यू आएगी फर्स्ट ऑफ ऑल 14/50, ओके सॉरी 2 2 5 है। ठीक है, तो क्या हो गया -7 और अपॉन में 25। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो एज इट इज होगा 9/49 y की पावर 4, लेकिन यहाँ क्या होगा 7 - 4, जब साइन डिफरेंट होते क्या करते हैं, वैल्यूज का सब्ट्रैक्शन और साइन विल बी होता है ग्रेटर टर्म के आगे जो होता है हमारे पास, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास है -7/25। ठीक है, तो क्या किया है यहाँ पे, अब हमने यहाँ पे वैल्यूज क्या सेम थी, सिर्फ ये दोनों x वाली टर्म सेम थी, x वाली टर्म पूरी होगी, अभी 3/7 और y स्क्वायर सारी टर्म है। यहाँ a था और यहाँ b था, दोनों अलग अलग थे, लेकिन यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, प्लस साइन वाला पढ़ा था, तो हम सिंपली ऐसे ही सोल्व करेंगे, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे पहले x का स्क्वायर x का होल स्क्वायर लिख दिया, प्लस a यहाँ पे ये है, प्लस करा, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इसीलिए माइनस सीधा लगा दिया। यहाँ पे x आता है और x क्या है हमारे पास यहाँ पे y का स्क्वायर। ठीक है,
नेक्स्ट क्या है अब हमारे पास प्लस 2/5 और यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे जो कि हमारे पास क्या हो जाएगा दिस वन। सो अब हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे ये वैल्यूज आ गई। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज यहाँ पे बेटा करेक्ट कर लेना, यहाँ x जो है ना वो पूरा वैल्यू है, y स्क्वायर ही नहीं है, सिर्फ x क्या हमारे पास 3/7 और y स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे भी 3/7 और y स्क्वायर, जिससे मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 3 × 3 9 और 7 मल्टीप्लाई करेंगे 7। ठीक है, क्या है यहाँ पे x जो है वो पूरी वैल्यू है, तो हम यहाँ पे जो x था ना वो पूरी वैल्यू लिखेंगे। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज So in the next one we have to find the using identity find the squares। अब हमें क्या निकालना है, स्क्वायर का मतलब होगा पावर 2, तो मतलब हमें इसकी पावर 2। अब जब भी होल स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर में हमारे पास आइडेंटिटी जो है, अब यहाँ साइन देखो प्लस है तो मतलब ऊपर वाई लगेगी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स हमारे पास दिस वन है और वाई हमारे पास पूरा ये है। ठीक है, एक्स ये है और वाई है, तो एक्स का स्क्वायर मतलब इस होल का स्क्वायर m की पावर 4 और इसका होल स्क्वायर, बीच में साइन क्या होगा प्लस, वाई का स्क्वायर पूरे 1/3 m की पावर 4 इसका होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ, अब इन दोनों x और y दोनों को लिखेंगे तो 1/4 m की पावर 4 मल्टीप्लाई 1/3 m की पावर 4। ठीक है, अब यहाँ देखो 1/2 का तो होल स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 हो गया, m का स्क्वायर करेंगे मतलब m की पावर 4 का स्क्वायर मतलब m की पावर 4 मल्टीप्लाई, क्योंकि स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि वैल्यूज को 2 टाइम्स लिखते हैं मल्टीप्लाई में। अब मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाती है ऐड हो जाती है, तो यहाँ क्या बन जाएगा m की पावर 8, क्या हो गया। नेक्स्ट वन 1/9, 9 का स्क्वायर क्या होता है ना, सॉरी 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 की पावर 4 का अगेन n की पावर 8 बन जाएगा। यहाँ पे अब देखो 2 से 2 कैंसिल आउट, क्या रहा सिर्फ 1/3, और ये दोनों अलग अलग है तो मल्टीप्लीकेशन में क्या लिखेंगे, इनको अलग अलग ही लिखेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर वाली टर्म्स को ऐसे ही करना है, आइडेंटिटीज लगेगी उनमें इन दोनों में से कोई ना कोई। ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज So in the next one we have to use the identity and evaluate these multiplication। तो इनमें क्या होगा, हम क्या करते हैं उनको अप्रोक्स बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे अब अगर हमारे पास 92 होता है, 92 का स्क्वायर, तो हम क्या करते हैं उसको 100 - 8 लिख सकते हैं, 100 - 8 और उसका होल स्क्वायर, तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हम क्या करते हैं उनको प्लस या माइनस में अप्रोक्स क्या करते हैं उनके नियरेस्ट जीरोस तक बनाने की कोशिश करते हैं, उनमें से माइनस और प्लस करके और फिर आइडेंटिटीज लगाते हैं। ठीक है, सो अब डेसिमल में अगर हो, डेसिमल में क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें देखना है कि यहाँ डेसिमल अगर सेम प्लेस पे तो ठीक है, अदरवाइज हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे अगर होता है इनकेस यहाँ पे, ठीक है, तो हम क्या करते हैं इसको अगर इधर लेके आना या इसको इधर ले जाते हैं, इसको शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसको यहाँ पे शिफ्ट करना मतलब डिवाइडेड बाय 10 हो जाता। ठीक है, उस टाइम को बाहर ले आते, लेकिन यहाँ पे क्या है डेसिमल दोनों प्लेस पे क्या है सेम है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे हमें दिख रहा है ये वाली टर्म क्या है 1 + 0.05 है। ठीक है, 1 में अगर हमने प्लस कर दिया, और ये क्या है हमारे पास 1 में से अगर हम 0.05 माइनस कर देंगे, देखो 1 में से अगर हम माइनस करना है 0.05 ऐसे लिखेंगे, 5 यहाँ क्या हो गया 9 और यहाँ पे 0 आ गई ये टर्म। अब ये देखो x + a x - a ही है ना, यहाँ पे देखो ये भी सेम है ये भी सेम है, लेकिन साइन सिर्फ डिफरेंट है। कहाँ पे ये फॉर्मूला ये रहा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सिंपली x का स्क्वायर माइनस में 0.05 का स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 0. इसके लिए 00 और 25। ठीक है, हो गया हमारे पास। अब क्या हो जाएगा 1 में से अगर हम इसको माइनस करें क्या हो जाएगा 75 9 9 0. ठीक है, तो आंसर क्या आ गया हमारे पास दिस वन। सो ऐसे ही हम आगे भी क्वेश्चंस कर सकते हैं। सो नेक्स्ट इज तो नेक्स्ट वन इज x - 1/x इज √5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, अब हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे ये इसका स्क्वायर दिख रहा है, लेकिन यहाँ माइनस साइन और यहाँ पे प्लस साइन। अब यहाँ देखो जब माइनस साइन होता है उसका अगर हम स्क्वायर करें क्या होता है, एक जगह प्लस साइन होता है दूसरी जगह माइनस होता है, तो सिंपली इसका स्क्वायर कर देते हैं हम x - 1/x और इसका होल स्क्वायर क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, फर्स्ट ऑफ ऑल x का स्क्वायर, फिर सेकंड वन का स्क्वायर और प्लस के साथ होता है तो सेकंड वन का क्या हो जाएगा 1/x² हो जाएगा। फिर क्या होता है माइनस होता है 2 × x और × 1/x, यही होगा x कैंसिल आउट, यहाँ क्या हो जाएगा x² + 1/x² और -2, और यहाँ पे ये जो वैल्यू है इसका स्क्वायर क्या है, इसकी वैल्यू गिवन है हमारे पास और उसकी वैल्यू √5 है। √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर, सो √5 मल्टीप्लाई √5, और जब दो रूट जो हम मल्टीप्लाई करते हैं क्या आंसर आता है 5। ठीक है, किसके इक्वल है x² + 1/x² और
-2, लेकिन हमें सिर्फ ये फाइंड करना है, तो इसकी जो यहाँ पे टर्म है इधर आ क्या होगी, प्लस में हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा हमारे पास x² + 1/x² कितना आ गया 7। ठीक है, अब हमें फाइंड क्या करना है, x⁴ + 1/x²। हमें दिख रहा है कि ये इसका स्क्वायर बन सकता है, तो हम क्या कर देते हैं, इसी को ही आगे स्क्वायर कर देते हैं। इसकी वैल्यू हमें पता है, यहाँ देखो अब इसका स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, सिंपली यहाँ स्क्वायर यहीं पे लिख देती हूँ मैं। इसको अगर हम खोलेंगे क्या हो जाएगा, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ x², मतलब मल्टीप्लाई और 1/x²। ठीक है, ये तो कैंसिल आउट हो गए। और यहाँ पे क्या हो गया, इसकी वैल्यू कितनी है 7, सॉरी यहाँ पे ये तो फाइंड करना है। और ये किसका स्क्वायर था, इसका स्क्वायर करा, मतलब यहाँ पे क्या हो गया 49 इक्वल्स टू हमारे पास हो गया x⁴ + 1/x⁴ एंड प्लस 2। ये 2 इधर आ क्या होगा माइनस, तो 47 आंसर आ जाएगा इसका। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करा, अगर यहाँ पे x + 1/x होता तो भी हम क्या करते, इसी का स्क्वायर कर देते, जिससे ये टर्म आ जाती है। उसके बाद उन दोनों का स्क्वायर करके इन दोनों की टर्म आ जाती है। हम जो सिंपली माइनस या प्लस होते हैं उनको उधर ले आते हैं। ठीक है, सो ना एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज, सो नेक्स्ट वन हमारे पास स्क्वायर में वैल्यूज गिवन और हमें क्या निकालनी, सिंगलटन में निकालनी। तो हम यहाँ करेंगे फिर से अगेन इसी का स्क्वायर, जो पावर जो जिसमें छोटी है ना उसी का स्क्वायर करते हैं। तो x - 1/x का हमने स्क्वायर लिखा। ठीक है, क्या हो गया ये x², वही अगेन प्लस 1/x² और -2, इतना ही आंसर आया था, लिख लेते हैं ये का आंसर। ठीक है 2। अब यहाँ देखो इसकी वैल्यू पता है हमें 102 - 2, ये क्या हो गया 100। अब ये किसके इक्वल है, x - 1/x के होल स्क्वायर के इक्वल। ये पावर 2 है, इधर जाके क्या बन जाएगा, उसका रूट बन जाएगा। तो रूट, अब रूट निकालना है 10 का, किसका, सॉरी 100 का, कितना होता है 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10। ठीक है, सो स्टूडेंट दैट इज ऑल फॉर टुडे। So I hope you got all the content. This is about the chapter number 6 in tomorrow's class. We start our next chapter, and that is the syllabus continuation of chapter number 7. Thank you. A very nice morning to all my dear students of class 8. This is Vinita ma'am, your science teacher. Welcome you to our online classes. Student, as you know that we are continuing our chapter 13, that is the sound, and we have discussed a few topics in this chapter. So student, in today's video I will tell you what are the audible, inaudible sound, what are the noise, what are the music. So let's start with the content. Students, see the topic are audible and inaudible sound. The human ear can hear the sound having frequencies 20 Hz to 20,000 Hz. ओके स्टूडेंट्स, ह्यूमन ईयर्स को वो साउंड सुनाई देती है जिसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो 20 Hz to 20,000 Hz होती है, एंड दैट इज द रेंज वी कॉल द ऑडिबल रेंज. जिसे हम ऑडिबल रेंज बोलते हैं बिकॉज ये सुनाई देती है, हम इतने ही फ्रीक्वेंसी के अंदर की आवाज़ें सुन सकते हैं. एंड द नॉर्मल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर इज ऑल्सो 20 to 20,000 Hz. Okay, the sounds in the audible range 20 to 20,000 Hz are called sonic sound. So student, the sound in audible range are 20 to 20,000 Hz, and that sound we call the sonic sound. So student, and in fact about 1 year old can hear up to 35,000 Hz. Student, जो child 1 year का होता है वो 35,000 तक की साउंड्स को, मतलब 35,000 हर्ट्ज तक की साउंड को सुन सकता है. एंड दिस लिमिट ग्रेजुअली कम्स डाउन टू 20,000 फॉर एन एडल्ट, और एडल्ट के लिए स्लोली डाउन होते हुए 20,000 हर्ट्ज तक आ जाती है. द साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज ग्रेटर दैन 20,000 हर्ट्ज आर अल्ट्रासोनिक. जो लेस देन 20,000 होती है स्टूडेंट, दैट इज द सोनिक साउंड, एंड दैट आर ग्रेटर दैन 20,000 हर्ट्ज, that we call the ultrasonic sound. Human beings can hear these sound waves. Animals like dog, leopards and monkeys can hear ultrasonic sound. Bats are known to produce ultrasonic sound whose frequency are 70,000 above. See student, what are human beings जो होते हैं उनके पास इन waves को सुनने के लिए, इन sounds को सुनने के लिए कैपेसिटी नहीं होती है. इफ इससे ग्रेटर फ्रीक्वेंसी की जो साउंड्स होंगे हम सुनेंगे तो क्या होता है, समटाइम हमारे ईयर्स पे भी इफेक्ट पड़ता है. जो एनिमल्स लाइक डॉग, लियोपार्ड्स, मंकीज वगैरह होते हैं ये कैपेबल होते हैं अल्ट्रासोनिक साउंड्स को हियर करने के लिए. ओके स्टूडेंट, नाउ सी हियर अ थिंग इज मेंशन दैट बैट जो होते हैं, चमगादड़ आपने सुना होगा, ये जो साउंड सुन सकते हैं
अल्ट्रासोनिक साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं एंड जो कि 70,000 अबव होती है. ओके, द नेक्स्ट इज साउंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी लेस देन 20 हर्ट्ज आर इंफ्रासोनिक. सी स्टूडेंट, 20 to 20,000 हर्ट्ज जो होते हैं दैट साउंड्स आर टर्म्ड एज सोनिक साउंड, बट ग्रेटर देन 20,000 आर अल्ट्रासोनिक, लेस देन 20 they are infrasonic. The sound waves corresponding to inaudible frequency range is 20 below 20 hertz and above 20,000 hertz. एंड वो साउंड्स जो हमारे सुनने के मतलब रेंज में नहीं आती है वो बिलो 20 टू अबाउट 20,000 हर्ट्ज के, मीन्स 20 to 20,000 हर्ट्ज के बीच की जो फ्रीक्वेंसी होती है, जो साउंड होती है, दैट ओनली कैन बी हियर बाय द ह्यूमन बीइंग्स. नेक्स्ट है स्टूडेंट ऑडिबल साउंड्स. ह्यूमन कैन नॉट हियर द इनऑडिबल साउंड्स, और हम इनऑडिबल साउंड्स को नहीं सुन सकते. नेक्स्ट इज नॉइज एंड म्यूजिक. नॉइज एंड म्यूजिक, म्यूजिक सॉन्ग होता है, नॉइज शोर होता है. सुनने में जनरली स्टूडेंट दे बोथ टर्म्स लुक सिमिलर एंड बट दे आर नॉट सिमिलर, वी कैन से. वी हियर डिफरेंट साउंड्स, हम डिफरेंट सोर्सेज से डिफरेंट साउंड्स को सुनते हैं. सम साउंड्स आर प्लीजेंट टू ईयर एंड सम आर नॉट. कुछ साउंड्स जो होते हैं स्टूडेंट वो प्लीजेंट होती हैं, हमारे ईयर्स को अच्छी लगती हैं, कुछ नहीं होती हैं. जो साउंड हमारे ईयर्स को अच्छी नहीं लगती दैट वी कॉल द नॉइज, उन्हें हम क्या बोलते हैं, नॉइज. एंड जो हमें सुनने में अच्छा लगता है, सेंसेशन फील करवाता है हमें, दैट वी कॉल द म्यूजिक. सी अ साउंड विच डज नॉट हैव अ प्लीजिंग सेंसेशन ऑन ईयर्स, जो प्लीजिंग नहीं होता, अच्छा नहीं लगता है, दैट वी कॉल द नॉइज. साइंटिफिकली अ नॉइज इज प्रोड्यूस बाय इरेगुलर वाइब्रेशन. जो अगर हम साइंटिफिकली बात करें स्टूडेंट, देन द नॉइज इज प्रोड्यूस बाय इरेगुलर वाइब्रेशन. मतलब इरेगुलर, रेगुलरिटी कह सकते हो आप, एक मोशन होता है उनका, एक फ्लो होता है, दैट वी कॉल द रेगुलर. एंड इरेगुलर वो किसी भी तरीके से मूव हो रहा है, उसमें किसी भी तरीके से वाइब्रेशन हो रही है, ज़्यादा कम, लाइक दैट, मतलब अनप्लीजेंट होती है वो साउंड. सो ऐसे साउंड जो हमें प्लीजेंट सेंसेशन नहीं फील कराती है उसे हम नॉइज बोलते हैं, एंड जिनसे हमें प्लीजेंट साउंड लगता है उसे हम म्यूजिक बोलते हैं. ओके, सी रेगुलर वाइब्रेशन जो होती है वो म्यूजिक कहलाती है. सी हेयर इज द म्यूजिकल नोट, ये इज एम्पलीफाइड की म्यूजिकल नोट है स्टूडेंट. देखिए एक फ्लो बन रहा है इसमें. ओके, ये टाइम पर ट्रैवल होके यहाँ से, देखो ये जितना टाइम इसने यहाँ तक लिया सेम उतना ही, तो उस तरीके से मतलब एक आप कह सकते हैं फ्लो है इसमें. और दिस इज द नॉइज. ओके, ये इस तरीके से शो होती है ग्राफ पे. ये किसी भी तरीके से मतलब रेगुलरिटी नहीं है, मतलब डिस कर्व मतलब फॉर्म नहीं हो रहा है, रेगुलर कर्व्स फॉर्म हो रहे हैं. सो दीज वर द डिफरेंस बिटवीन द साउंड एंड नॉइज. See, we have discussed our audible inaudible topics, noise and music. Now here we will do the long question number 5. Does sound travel in water? Prove it with the help of an activity. आपको शो करना है. Yes, sound can travel in liquid like water. Here we will see the activity. Sister, and this is the answer of your long question 5th. You have to draw this diagram, and if you don't want to draw this boy, you can draw it ears only. Okay, see, this is the एम टू शो दैट साउंड कैन ट्रैवल थ्रू लिक्विड्स में शो करना है कि वो ट्रैवल होता है या नहीं. मटेरियल हमें स्क्विकी टॉय चाहिए, पॉलीथीन बैग, बकेट ऑफ वाटर. दिस ऑल आर द प्रोसीजर दैट वी विल परफॉर्म, एंड आफ्टर द procedure that will perform we get the conclusion that sound can travel through liquids. Yes, it through this activity it is proved that sound can travel through the liquids. So that's all for today. Have a nice day. Morning students, welcome to our online classes. This is for class 8. In previous class we have completed our short question answer of chapter number 24, named what is disaster management. Today we do the long question answer of this chapter. Now we start our class with first long question. List the effects of natural disaster. कि हमें नेचुरल डिजास्टर के इफेक्ट्स के बारे में बताना है कि इसके कौन कौन से प्रभाव हैं. आवर आंसर इज इफेक्ट्स ऑफ ए डिजास्टर. डिजास्टर के प्रभाव. द फॉलोइंग आर द इफेक्ट्स प्रोड्यूस्ड बाय ए डिजास्टर. कि डिजास्टर के द्वारा ये प्रभाव पड़ते हैं. कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं. फर्स्ट है लॉस ऑफ लाइफ, कि व्यक्ति अपनी जिंदगी खो देता है, मतलब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है. इंजरी टू ह्यूमन्स एंड एनिमल्स. एनिमल्स जो पशु हैं और मानव हैं दोनों घायल हो जाते हैं. डैमेज टू प्रॉपर्टी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और जो प्रॉपर्टी होती है उसका डैमेज हो जाता है, उसका नुकसान हो जाता है.
एनवायरमेंटल डैमेज, वातावरणीय डैमेज होता है। लॉस ऑफ लाइवलीहुड, जो जीविका अर्जन का साधन होते हैं उनका नुकसान होता है। साइकोलॉजिकल डैमेज, मनोवैज्ञानिक डैमेज होता है। आउटब्रेक ऑफ डिसीजेज, और बहुत सारी डिसीजेज पैदा हो जाती हैं, बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं डिजास्टर के कारण। नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन वी कर्ब द डैमेजेस कॉज्ड बाय नेचुरल डिजास्टर, कि नेचुरल डिजास्टर के कारण जो जो नुकसान होते हैं हम उनको कैसे कम कर सकते हैं, या हम उनकी कैसे भरपाई कर, मतलब उनको कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम उनको कम कर सकते हैं, कैसे उनसे अपना बचाव कर सकते हैं। आवर आंसर इज फर्स्ट तो आपने ये पॉइंट लिख लेना है कि दीज आर द स्टेप्स टू कर्ब द इफेक्ट्स ऑफ या डैमेज ऑफ कॉज्ड बाय नेचुरल डिजास्टर। ये क्वेश्चन में से उठा के आपको लिख लेना है, या आप फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट कर देना। सेटिंग अप ऑफ ए स्पेशल डिपार्टमेंट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट, की डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए हमें एक स्पेशल डिपार्टमेंट स्थापित करना चाहिए। उसके बाद आपके पॉइंट्स हैं एलोकेशन ऑफ फंड टू प्रोवाइड रिलीफ एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, डेवलपिंग एडवांस्ड वार्निंग एंड फोरकास्टिंग सिस्टम इन डिजास्टर प्रोन, establishing organization which will coordinate relief and rehabilitation work, creation of public awareness about disaster preparedness through various programs। मतलब इन सारे स्टेप्स को उठा के ऑर्गेनाइजेशन बना के रिलीफ फंड बना के लोगों को अवेयर करके पहले ही वार्निंग दे के हम जो कर्ब है डैमेज का उससे हम अपने आप को सेफ कर सकते हैं। नाउ आवर थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर, कि नेचुरल डिजास्टर के कौन कौन से प्रकार हैं। आवर आंसर इज हेयर व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर। आवर आंसर इज एवरी डिजास्टर विच ऑक्योर बाय नेचुरल फिनोमिना, यहाँ पे क्या है फिनोमिना आर कॉल्ड नेचुरल डिजास्टर, की जो भी डिजास्टर जो भी आपदा आती है प्राकृतिक के कारण, ठीक है, प्राकृतिक घटनाओं के कारण जो भी आपदा होती है उसको प्राकृतिक आपदा कहते हैं। जैसे अर्थक्वेक, फ्लड्स, साइक्लोन, सुनामीज, लैंडस्लाइड्स, एवलांसेस, वाइल्ड फायर्स, ड्राफ्ट। अर्थक्वेक का मतलब होता है भूकंप, फ्लड का मतलब होता है बाढ़, साइक्लोन चक्रवात, सुनामी, लैंडस्लाइड इज भूस्खलन कि भूमि का धसाव होना, एवेलांसेस हिम का धसाव होना, वाइल्ड फायर्स जैसे जंगलों में आग लग जाती है, और ड्राफ्ट का मतलब होता है सूखा। नाउ वी डू आवर बी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर बिकॉज बेटा हमने ये अपना पार्ट छोड़ दिया था उस दिन, मैंने आपको कहा था कि आप लोग ट्राई करना, आज मैं इसको करा देती हूँ। पाई चार्ट है ये, लेबल द पाई चार्ट। 60% वुल्नरेबल टू अर्थक्वेक, कि 60% जो एरिया है वो अर्थक्वेक आती है, 12% पे फ्लड आती है, 8% पे साइक्लोन आता है एंड 70% पे फ्लड्स आती हैं। ये फ्लड्स दो बार इसलिए दिया हुआ है कि एक बार तो फ्लड अर्थक्वेक सुनामी या साइक्लोन किसी भी वजह से आती है, और एक जो फ्लड होती है वो किस कारण से आती है, जो नदियों में बहाव के कारण आती है। तो ये दो फ्लड्स हैं। तो सबसे पहले हम इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये जो अपनी परसेंटेज दी हुई है इसको हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। 60 + 12 + 8 + 70 = 150। ठीक है, पहले तो हम जितनी भी अपनी परसेंटेज दी हुई है हम उसका टोटल करेंगे, तो कितना आया 150 आया। अब हम क्या करेंगे कि आप सभी को पता है कि जो अपना एक सर्किल होता है, ये जो अपना एक सर्किल है ये कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। ठीक है, तो इस 360 डिग्री का 60%, ये जो अपनी टोटल अर्थ है इसका 60% क्या है, अर्थक्वेक है, 12% क्या है, इसमें फ्लड है, 8% साइक्लोन है, फिर 70% फ्लड है। ठीक है, ये अपना एक 360 का हो गया, 100% का हो गया, और इसके अंदर परसेंटेज है। तो आप परसेंटेज के हिसाब से अगर देखते हो तो ये परसेंटेज ज़्यादा जा रही है, 150% बन रही है, तो ये ऐसे सोल्व नहीं होगा, ये डिग्री बना के सोल्व होगा। तो हम पहले अर्थक्वेक की डिग्री बनाते हैं, 60 अपॉन टोटल जो हमने किया था 150 × 360। तो अपना कितना आ गया, इसको जब हम कट करेंगे तो कितना आएगा
एक 10 से 10 चली जाएगी, 15 15 4 जा और 36 4 144, ठीक है। तो ये 144 डिग्री आ गया। उसके बाद हम फ्लड्स को करेंगे 12/150 इंटू 360। जब हम इसको कट करेंगे तो अपना कितना आएगा, 28.8 आएगा। आप कट करके देख लेना, मैं करके दिखाऊं। 0 0, ये 5 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12। अब ये नहीं जा रहा, तो इसको हम जब हम कैलकुलेट करेंगे दोनों को और इसको डिवाइड करेंगे तो 28.8 आएगा। उसके बाद हम 8 साइक्लोन्स का करेंगे 8/150 इंटू 360, ठीक है। अब इसमें भी हम यहाँ से कट करेंगे, तो अब ये कोई भी कट नहीं हो रहा, तो इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और 15 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा, 19.2 आएगा। उसके बाद फ्लड्स का है 70%, ठीक है। 1010, अब ये 5 से करते हैं हम। 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, ठीक है। 3 से 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब 14 को और 12 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 168 आएगा, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे कि ये हमारे पास डिग्रीज आ गई, 144 डिग्री, 28.8 डिग्री, 19.2 डिग्री एंड 168 डिग्री। अब हम एक पाई चार्ट बनाएंगे, ठीक है। हमने अपना ये पाई चार्ट बना लिया। अब इस पाई चार्ट के अंदर हम क्या करेंगे, ये पूरा पाई चार्ट कितने का, आपको ये किससे बनाना है, कंपास और पेंसिल की हेल्प से बनाना है। मैंने पेन से बनाया है, लेकिन आप लोगों को कंपास और पेंसिल की हेल्प से बनाना है। आपको पहले ये राउंड लगाना है, एक राउंड लगाना है, कोई भी रेडियस लेके आपको एक किसी भी डायमीटर का आपको एक सर्किल लगाना है। उसके बाद आपको एक अपना पॉइंट फिक्स कर लेना है, ठीक है। ये मैंने अपना एक पॉइंट फिक्स कर लिया। अब यहाँ से मैंने इसको क्या लगाया, 144 डिग्री जहाँ पे मेरा आया, ठीक है। हम डी से इसको मेज़र कर लेंगे, डी जो अपना होता है ना, उससे हम इसको मेज़र कर लेंगे। और यहाँ पे मेरा 144 आ रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये लाइन लगा दी। आपको ये स्केल और पेंसिल की हेल्प से लगाना है, ठीक है। अब आप इसको एक अलग ही शेड से, अलग शेड दोगे आप इसको, आपने इसको ये शेड दे दी, ठीक है। ठीक, आपका एक हो गया। अब उसके बाद हम करेंगे जो 168 है, बड़े वाला है, तो हम 168 पे हमारा, हम इसको फिर से डी पे इसी लाइन से हम डी से मेज़र करेंगे। और डी से मेज़र करने के बाद हमारा ये यहाँ पे आया और मैंने इसको यहाँ पे लाइन लगा दी। इसको अब हम दूसरे साइन से या दूसरी इसके अंदर कुछ फिल करेंगे, तो मैंने इसमें प्लस के निशान लगा दिए, ठीक है। अब प्लस प्लस कर दिया। अब हमारा बचा 2, 28.8 एंड 19.2। अब ये मैंने लगाया 28। अब हम यहाँ से डी से मेज़र करेंगे और जहाँ पे मेरा 28.8 आया मैंने वहाँ पे इसको पॉइंट आउट कर दिया। और अब मेरा कितना आया यहाँ पे, ये 28.2, और मैं अब इसको माइनस के निशान से शो कर रही हूँ, ठीक है। मैंने इसमें माइनस के सिंबल बना दिए। अब 19.2 ये किसका है, ये है अपना साइक्लोन का। तो अब हम इसको, इसमें तो हमने ऐसे किया था, इसको हम पूरा ब्लैक कर देते हैं या पूरा इसको हम कलरफुल बना देते हैं, ठीक है। अब इसको बिना देखे ही आप लोगों को पता लग रहा होगा कि सारे अलग अलग हैं। इस वाले को देख के आप यहाँ से देख सकते हो कि 144 है, 168 है। आप इनके सामने लिख भी सकते हो कि यहाँ पे ये फ्लड का है, ये साइक्लोन का है, ये अर्थक्वेक का है। ओके स्टूडेंट्स, तो और ये जो अर्थ बच गई, यहाँ पे ना फ्लड आती है, ना साइक्लोन आते हैं, ना यहाँ पे अर्थक्वेक आते हैं, ये कहीं कोई भी चीज़ नहीं आती यहाँ पे। ये सेफ जोन है, ठीक है। अपनी इंडिया, अपने अर्थ के ऊपर ये इतना परसेंट जो रिमेनिंग बच गया वो सेफ जोन है। आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टैंड both these questions very well. Write down all these questions in your fair notebook because this is the syllabus work. रिवीजन वर्क बेटा हमने कंप्लीट कर लिया था, अब हम अपना आगे सिलेबस कर रहे हैं। आगे सिलेबस में आज हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया है। टुमारो वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।
your 8th class. Students, as you know, we completed with the chapter non-finite verbs. Now let's start with the next chapter, that is chapter number 9, active and passive voice. Now I will tell you about the define. First of all, I will tell you about the active voice define. Define of active voice. जैसे मैं लिख रही हूँ बेटा, आपको वैसे ही लिखना है. When the subject of a sentence does an action, subject of a sentence does an action, that sentence is called a active voice. एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा आपको. सी, Anna painted a portrait. सी, अब इसमें मैंने डिफाइन में क्या लिखा है, व्हेन द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट है हमारा, ऑफ अ सेंटेंस डज एन एक्शन, यानी कि जो हमारा सब्जेक्ट है, जो सेंटेंस में सब्जेक्ट है वही काम कर रहा है, तो उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं. सो इसमें हमने पेंटेड, ये एक्शन हो रहा है इसमें, तो इसमें क्या है, ये क्या है, ये एग्जाम्पल किसका है, हमारा एक्टिव वॉइस का. इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा हुआ है, when the subject of a sentence does an action they are called active voice. एग्जाम्पल्स आपको अच्छे से समझ में आ गया. नाउ अकॉर्डिंग टू द पैसिव वॉइस, passive voice define is when the subject is not the doer of the action but something is done to it, they are called passive voice. Example is, same example I am taking, Anna painted a portrait. This is the example, portrait. अब इसमें एना, जो इसमें एना क्या है, सब्जेक्ट है. पेंटेड हमारा क्या हो गया, डूअर है, तो ये एक्टिव वॉइस है. पोर्ट्रेट किसी भी चीज़ से रिलेटेड नहीं है, सिर्फ एक ड्राइंग है पोर्ट्रेट, तो पोर्ट्रेट जो है वो हो गया हमारा पैसिव वॉइस. पैसिव वॉइस आपको क्लियरली समझ में आ गया. नाउ अगर अभी भी आपको क्लियरली समझ नहीं आया है, आई विल टेल यू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, देन यू विल अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली. This is now again I will tell you about the difference between active voice and passive voice. See here. Suppose Reena is doing homework in her notebook. Or you can say इसमें क्या है, रीना क्या है, सब्जेक्ट है. ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा कि जो पोयम, जो ये वर्क है, होमवर्क है, जो वो काम कर रही है, तो ये क्या हो गया, एक्टिव वॉइस, कि वो काम कर रही है. लेकिन नोटबुक क्या हो गई उसकी, पैसिव वॉइस. क्यों,
क्योंकि उसका काम वो सीधा डायरेक्टली होमवर्क नोटबुक में कर रही है, तो नोटबुक का काम आया है हमारे पास। ओके स्टूडेंट्स, Now students, I will clear you from the difference between which is given in your book on page number 104. You can see we discuss about the defines of active voice and passive voice. Now we will discuss about the difference between active voice and passive voice. Now let's see active voice. Active voice क्या होते हैं और passive voice क्या होते हैं? It is natural and प्रीफरेबल टू यूज़ एक्टिव वॉइस। वो नेचुरल ही एक्टिव वॉइस होते हैं। एक्टिव वॉइस में हम नेचुरल चीज़ें यूज़ करते हैं। बट पैसिव वॉइस इज़ प्रेफर्ड। यानी कि पैसिव वॉइस क्या क्या इंक्लूड करते हैं? व्हेन वी डू नॉट नो द डूअर ऑफ द एक्शन। जब हमें ये नहीं पता होता कि वो काम किसने किया है, यानी कि हमें डूअर का नहीं पता होता, यानी कि काम करता जो हमारा काम करने वाला है उसका हमें नहीं पता, तो उसे हम पैसिव वॉइस कहते हैं। व्हेन द एक्शन इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैट द डूअर। डूअर यानी कि जो काम करने वाला है, अगर हाँ उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारा काम है तो हमें क्या करना है, वो भी पैसिव वॉइस में इंक्लूड होते हैं। In formal writing, for writing scientific reports, headlines and advertisements, formal notices or making announcements, newspaper reports etc. इसमें एग्जाम्पल्स आपको क्लियर किया गया है। जैसे जो हम रिपोर्ट राइटिंग लिखते हैं या नोटिस लिखते हैं, उसके ऊपर हमारी हेडिंग इम्पॉर्टेंट होती है। जो हेडिंग होती है वो हमारी पैसिव वॉइस के फॉर्म में होती है। क्यों? क्योंकि उसमें हमें ये नहीं पता होता कि कौन लिख रहा है, बस हमारे लिए ये इम्पॉर्टेंट है कि जो नोटिस आया है, ये जो रिपोर्ट है वो किस बेसिस पे है। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द एम्फेसाइज ऑफ द वर्ब इज़ ऑन द सब्जेक्ट। वर्ब जो है, जो हमारी वर्ब है, जो हमारी क्रिया है, वो सब्जेक्ट के ऊपर बेस होती है। सब्जेक्ट जैसे होंगे वैसे उसके अकॉर्डिंग हमारी वर्ब होगी। द एम्फेसाइज ऑफ द वर्ब इज़ ऑन द ऑब्जेक्ट, यानी कि जो हमारी क्रिया है वो हमारा जो काम हो रहा है, एक्शन हो रहा है, उसके ऊपर बेस होगी। सब्जेक्ट से रिलेटेड उनका कोई काम नहीं होता। नेक्स्ट इज एक्टिव वर्ब्स आर सिंपल एंड डायरेक्ट, सो कम्युनिकेशन इज़ ईजी एंड इफ़ेक्टिव। हम एक्टिव वर्ब्स यानी कि जो हमारी वर्ब्स होती हैं वो डायरेक्टली किससे कनेक्ट होती हैं? सब्जेक्ट से। यानी कि जो बोलने वाला है, जो काम करने वाला है, उससे हम डायरेक्टली कम्युनिकेट करते हैं, डायरेक्टली कम्युनिकेशन होता है हमारा, तो उन्हें हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। बट अकॉर्डिंग टू द पैसिव वॉइस, पैसिव वर्ब्स आर इनडायरेक्ट, सो दे मे बी लेस इफ़ेक्टिव। जो पैसिव वर्ब्स होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं और उनके साथ कम्युनिकेशन ईजी नहीं होता, लेस इफ़ेक्टिव होता है, यानी कि इफ़ेक्ट कम पड़ता है। एग्जाम्पल इज़ मिस्टर बोस विल रिनोवेट द हाउस। अब इसमें मिस्टर बोस इज़ द सब्जेक्ट, विल रिनोवेट इज़ द वर्ब एंड सब्जेक्ट इज़ द हाउस, सॉरी ऑब्जेक्ट इज़ द हाउस। द हाउस विल बी रेनोवेटेड बाय मिस्टर बोस। अब इसमें विल बी रेनोवेटेड इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। कौन करवा रहा है, कौन नहीं करवा रहा, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। नाउ स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ऑफ एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस and define of active voice and passive voice. So you just clear your doubts according from your book also. You can read the define of active voice and passive voice from book also, examples, and read this difference between active voice and passive voice. So all the rules are all the different whatever you are having any doubt or whatever you will just solve it. So thank you everyone. Today's homework is this only. Read your difference between and your defines. Okay, thank you everyone. Good morning student, welcome to online classes.
This is Saroj from MLP International School, Rajpura. Student, nowadays we are doing our revision part. So it has been already almost completed. Now, today what we will do, we will read the chapter number 7 of each class, 6, 7 and 8. So student, let us start. So student, आपका क्लास 8 का ये जो चैप्टर नंबर 7 है द कारवां, तो ये जो मैं आपको कल वाली वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया था और आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और ट्रू फॉल्स मैं आपको बता चुकी हूँ. सो टुडे वी विल स्टार्ट द सी पार्ट, दैट इज क्वेश्चन आंसर्स. वेयर डज द पैडलर मैन लिव? हु एल्स लिव विद हिम देयर? पैडलर मैन कहाँ रहता था और उसके साथ कौन कौन रहता था? Now see the answer of this question. The peddler man has no fixed home. उसके पास कोई fixed घर नहीं था. The peddler man used to live in a कारवा. वो एक कारवा में रहता था. Which was driven by a horse. जो एक horse जो है उसे चलाता था. With him his wife and children also lived. उसके साथ उसकी wife children भी रहते थे. And move with him in the कारवा. और वो उसके साथ कारवा में चलते थे. So see the question number 2. Describe the कारवा of the peddler man. पैडलर मैन का जो कारवा था उसके बारे में आपको डिस्क्राइब करना है. कारवा इज ए प्लेस / cart which has windows, a chimney of tin. It is driven by horse. It moves from place to place to selling goods. The peddler man moved with his wife and children, and he is the master of his own will. सो स्टूडेंट, इसमें कारवां के बारे में डिस्क्राइब आप कैसे करोगे? कारवां जो है एक जगह है, कार्ट है, यानी कि गाड़ी है लकड़ी की जिसके जो है विंडोज होते हैं और जिसमें चिमनी भी है टिन की. और वो ड्राइव किसके द्वारा की जाती है? हॉर्स के द्वारा. और ये एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर अपने सामान को बेचने के लिए जाते हैं. तो पैडलर मैन है वो क्या करता है? वो अपने फैमिली के साथ मूव करता है. उसके साथ उसकी वाइफ और चिल्ड्रन भी होते हैं और वो जो है अपनी मर्जी का मालिक होता है. There is no burden on him about what to do or how to do. और उसके पास किसी भी चीज का कोई परेशानी, बर्डन नहीं होता है, सरदर्द नहीं होता है, जिससे कि उसको ये रहे कि उसको क्या करना है और कैसे करना है. He was free of mind. तो ये इसका डिस्क्रिप्शन है कारवां का. Now see the question number 3. What does the peddler man do to draw the attention of the people? यानी कि लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए पैडलर मैन क्या करता था? तो आंसर देखिए इसका. द पैडलर मैन यूज टू चेस द बेल, ये है बेसन, लाइक अ बेल टू मेक एक्शन ऑन द पीपल टुवर्ड्स सिम. पैडलर मैन जो है बेंस को जो है हिलाता था इस तरह से जैसे वो जो है बेल बजाता हो. अपना जो सामान जो बेचता था उनको बजा करके जो है इस तरह से करता था जैसे बेल हो, तो उससे लोगों का जो है अटेंशन उसकी तरफ हो जाता था और ताकि वो उसकी तरफ आकर उसके सामान को खरीद सके. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4. To what does the poet compare the peddler man's house? पैडलर मैन के हाउस से पोएट ने किसको कंपेयर किया है? तो पोएट कंपेयर द पैडलर मैन हाउस एज ए कारवा विच वाज ड्रिवन बाय अ हाउस. पैडलर मैन के घर को जो है पोएट ने कारवा से कंपेयर किया है और उसे कहा है कि ये जो है वो घर है जो कि घोड़े के द्वारा चलाया जाता है. नंबर 5 देखिए. What does the line convey? The roads are brown and the sea are green is gain. यानी कि
पोएट ने जो इस लाइन का क्या मतलब है कि रोड जो है वो ब्राउन है और सी जो है वो ग्रीन है। तो इसका आंसर देखिए, द रोड्स आर ब्राउन मीन्स व्हेन पैडलर मैन कीप ऑन मूविंग he moves on way that seems like brown color and sea is green means that on the way both sides are green like a sea. It means जो रोड है जिस पर जो है पैडलर मैन चलता है, मूव करता है, तो उस जो है रास्ते को जो है ब्राउन कलर का संकेत किया गया है, और जब वो इसी तरह से चलाता हुआ मूव कर रहा है और उस वक्त जो है उसके रास्ते के साइड जो ग्रीनरी होती है उसे जो है सी के लिए जो संबोधित किया है और कहा है दैट सीम्स लाइक अ ग्रीन सी। नाउ स्टूडेंट राइट द एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। आपको इन वर्ड्स के एंटोनिम्स लिखने हैं। फर्स्ट का देखिए, नोबडी का एवरीबॉडी। नोबडी कोई नहीं, एवरीबॉडी हर एक। मेन का होता है बनाना, उसे ब्रेक। लाइक का अनलाइक, और इन ऑर्डर का होगा डिसऑर्डर। रोम, रोम का मतलब होता है घूमना, तो यहाँ पे घूमने की जगह स्टे, एक जगह स्थिर रहना। अब देखिए ये वर्ड है, राइमिंग वर्ड है जो हमें पोएम से छांटने हैं। तो ब्राउन का राइमिंग वर्ड हो जाएगा टाउन। सेल का हो जाएगा बेल। ऑर्डर का बॉर्डर। राइड का साइड, और रोम का होम। सो स्टूडेंट अब देखिए इसमें लास्ट में आपका ये है 5 जो है वर्ड्स हैं जो आपको दिए गए हैं, और इन वर्ड्स को आपको अपने वर्ड्स में सेंटेंस बनाना है। सो स्टूडेंट जो ये सेंटेंस मैंने आपको बना के दिए हैं, आपको इसके अपार्ट यानी कि इसके अलावा अपने वर्ड से और कॉपी में जो लिखोगे आप अपने खुद के जो है सेंटेंस में ये वर्ड्स आपको बनाने हैं। ड्राइव का मतलब होता है चलाना। चिमनी वो होती है जिससे धुआं निकलती है। मीन होता है किसी चीज को सुधारना या बनाना। और बास्केट होता है टोकरी, और स्प्लैश होता है छिड़काव करना। तो ये वर्ड्स की मीनिंग्स मैंने आपको बताई हैं, और आपको करना क्या है, यू हैव टू यूज दिस वर्ड्स इन योर कॉपी। सो स्टूडेंट अब आपको करना क्या है, एज यूजुअल जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ, आप जब भी जो है ओपन करें और वीडियो चेक करें और उसे समझें, देखें, तो सबसे पहले आप जो है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ जो है वीडियो को बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय। Student, in this video I Priyanka ma'am teach you subject GK. Class is 8th in chapter number 24 Gestures of the World. Student, previous video में I discuss with you chapter number 23. Student, chapter name is Gestures of the World. Gestures होते हैं जो भौगोलिक चीजें होती हैं, मीन्स जैसे कि अर्थ के बारे में, कोई कनेक्टिंग लाइन, कोई सी कहाँ पे मिलता है, रिवर्स कहाँ से, जैसे उद्गम स्थल है। तो ये गेस्टियर्स जो भौगोलिक स्थिति है उसके बारे में बताया गया है। फर्स्ट वन इज आइलैंड ऑफ मेडिटेरियन सी बिलोंग्स टू इटली, हेयर नेपोलियन लिव्ड इन एक्साइल। तो ये कहाँ पे है, आंसर इज एल्बा। नेक्स्ट वन इज इट इज स्टेट कनेक्टिंग रेड सी एंड इंडियन ओशियन। ये मीन्स कनेक्टिंग लाइन है जो रेड सी को, लाल सागर को भारतीय सागर से मैच करती है। तो इसका क्या नेम है, भेल मंडल। ओके। थर्ड वन इज हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एंड इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी। इन दोनों के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, आंसर इज जिनेवा। फोर्थ वन इज बिगेस्ट
आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में 2 आइलैंड है, फर्स्ट वन इज जावा एंड अदर वन इज सुमात्रा। तो जो बिगेस्ट कौन सा है दोनों में से? जावा। हेयर आंसर इज जावा। नेक्स्ट वन, फिफ्थ वन, इट इज ए स्टेट बिटवीन सिली एंड इटालियन मेनलैंड। ये किसके को ज्वाइन करते हैं? सिली और इटालियन मेनलैंड को। तो आंसर इज मशीना। ओके, नेक्स्ट वन इज फर्स्ट एटम बम वाज ड्रॉप्ड हेयर ऑन 6 अगस्त 1945। जो पहला अणु शक्ति बम है वो यहाँ पर गिरा था कब? 1945 में 6 अगस्त को। तो ये एक सिटी है, जापान जो कंट्री है उसकी। आंसर इज हिरोशिमा। और अदर सिटी थी उसका नाम है नागासाकी। तो नागासाकी और हिरोशिमा 2 सिटी थे जापान के जहाँ पर फर्स्ट एटम बम गिरा था। नेक्स्ट वन इज बिगेस्ट आयरन एंड स्टील सेंटर इन द वर्ल्ड। सबसे बड़ा आयरन और स्टील सेंटर कहाँ पे है संसार में? आंसर इज पिट्सबर्ग। पिट्सबर्ग में सबसे बड़ा आयरन मीन्स लोहे और स्टील का सेंटर है। और जो हरियाणा है वो इंडिया में कौन सा है? भिलाई, राउरकेला। नेक्स्ट वन इज फेमस फॉर इट्स ऑब्जर्वेटरी फ्रॉम विच स्टैंडर्ड टाइम इज रिनोव्ड। ऑब्जर्वेटरी के लिए फेमस है, तो आंसर इज ग्रीनविच। ओके, नेक्स्ट वन इज हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ह्यूज में, HAGUE। कहाँ पे है जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का सेंटर? हेग में। नेक्स्ट वन इज सेंटर ऑफ डायमंड माइन इन साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका जो कंट्री है उसमें डायमंड माइन जो हीरे होते हैं उसकी खान कहाँ पर है? आंसर इज किम्बरले। किम्बरले एक सिटी है उसमें है। नेक्स्ट वन इज द कोल्डेस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। तो कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है वर्ल्ड में? वर्खोयांस्क। नेक्स्ट वन इज इट इज एन आइलैंड इन द पैसिफिक वेयर फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल बॉम्ब्स एक्सप्लोज टुक प्लेस। आपको ये आइलैंड बताना है जहाँ पर फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल बॉम्ब को एक्सप्लोज किया गया था। आंसर इज पिकनी। तो स्टूडेंट, यू हैव टू लर्न ऑल दीज मैचअप्स and make 5 matchups in your notebook. Okay, from among 12 in 12 में से। और student, one thing for you, in your book at the last answer key is given but some answer are wrong, so you have to tick the answer from the video, not from book. Okay, thank you, have a nice day.